सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में हम बात करेंगे मौसमियाती तब्दीलियों के बायस तूफ़ानी बारिशों ने मुल्क भर में तबाही मचाई हुई है। महकमा मौसमियात 23 से 27 अगस्त तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर चुका है, जिसके मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई है, जबकि एनडीएमए ने दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब के खदशे से खबरदार कर दिया। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर कसूर, गंडा सिंह और बहावल नगर के इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। पंजाब और सिंध में सैकड़ों कच्चे मकानात तबाह और हज़ारों एकड़ फसलें बर्बाद हुई हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि भारत ने जंग के बाद पहली बार सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान को दरियाए तवी में मजीद पानी छोड़ने की इतला दी है। सवाल ये कि सैलाबी खतरात से बर वक्त बचने के लिए हमें किन इकदाम करने की ज़रूरत है और वंस एंड फॉर ऑल इंडिया के साथ ही मामला कैसे रहे, इसी पर बात करने के लिए एहतशाम उल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर परवेज़ आमिर साहब वाटर एक्सपर्ट, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों को हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब से मैं आगाज़ करूँगी। एहतशाम साहब, हम देखते हैं कि हर बार जब ही कुछ ऐसी कैफियत बनती है, मौसमी तब्दीलियाँ आती हैं या बारिशों का सिलसिला शुरू होता है, तो इंडिया की जानिब से जो है वो पानी का रुख इधर कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। ये रवैया इंडियन साइड का पाकिस्तान हर बार इसको फेस करता हुआ आ रहा है। अब पाकिस्तान से इंडिया का ये जो कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हुआ है इस सिलसिले में, और जो हम देख रहे हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है, उससे आगाह करना, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए और साथ ही साथ वंस एंड फॉर ऑल इस सिचुएशन को पाकिस्तान को किस तरह से सेटल करना चाहिए, क्या ऑप्शंस है पाकिस्तान के पास इस वक्त? देखिए हमने ये बड़ा अच्छा सवाल आपके वंस एंड फॉर ऑल जो मामले को तय करने के हवाले से, तो जब तक आप देखते हैं सिंध तास मनसूबे पे बाकायदा अमल नहीं होता, इस ट्रीटी को जो मुंजमद किया गया है इसको दोबारा से नहीं खोला जाता, तो मेरा ख्याल है सूरत हाल बिगड़ती चली जाएगी। अभी आप देख लें जिस तरह हिंदुस्तान पे इंटरनेशनल सतह पे भी प्रेशर आया, जिस तरह ये आपने देख रहे हैं कि तूफ़ानी बारिशें, सैलाब और क्लाउड बस्ट हुआ और अभी भी ख़तरात हैं, तो ये आपने देखा कि पेशगी इतला कितने अरसे के बाद दी गई, जबकि पाकिस्तान की खासी तबाही हो चुकी है। सलाल डैम और क्या इसके साथ साथ बगलियार डैम के स्पिलवेज जो है ना पहले खोले गए थे, पानी आया, फिर आपने देखा दरिया सतलज का पानी उन्होंने खोला और उसकी भी इतला हमें नहीं दी, नतीजतन बावलपुर और मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने देखा सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। अब दो इसके पहलू हैं ना, एक तो यह है कि जिस तरीके से हीट वेव जो है इतनी प्रोलॉन्ग करती चली जा रही हैं, इरेटिक वेदर पैटर्न्स हैं वो हमें तंग कर रहे हैं। ये सारी दुनिया में हमारे लिए क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, पॉलिसी लेवल पे चीज़ें अभी तक ठीक नहीं हो रही, नतीजतन एनडीएमए और बाकी जो अदारे हैं वो इससे कोप अप करने में नाकाम साबित हो रहे हैं, नतीजतन लोग सफ़र कर रहे हैं। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू जो थोड़ा सा आमना खुशाइंद है कि जिस तरीके से इंडियन हाई कमिश्नर के ज़रिए पाकिस्तान को इतला दी गई कि जी अभी और पानी आएगा, स्पिल अपने पानी छोड़ना है हिंदुस्तान ने, तो एक किस्म की वार्निंग हमें दे दी गई कि आप मैनेज करें चीज़ों को। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा वांग जी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा प्लान विज़िट किया 3 मुल्कों का, अफ़गानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, और कुछ इतलात मेरी इतलात ये हैं कि वहाँ पर जो बातें हुई उनके जयशंकर से तो मुलाकात इतनी अच्छी नहीं हुई उनकी, लेकिन मोदी से मुलाकात में कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ी, जिसको कहते हैं खामोश डिप्लोमेसी चाइनीज़ की होती है, उन्होंने कहा कि भाई ये जिस तरीके से आप मामलात को लेके जा रहे हैं ये तो इंटरनेशनली भी रीजनली भी जो है ना आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। लिहाजा ये बज़वर्ड उन्होंने ये बताया कि जी राब्ते नहीं ख़त्म होने चाहिए और आपको बातचीत नहीं करनी है, आपने नुक्ता पे भले डटे रहें लेकिन हर बात में ना करना जो है ठीक नहीं है। एक तो ये हुआ जिसकी कहा जाता है कि एक बुनियाद बनी है कि उन्होंने इतला दे दी कि जी हम ये करने जा रहे हैं। दूसरा आमना उनको हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इस बात पे हो रही है बातें कि हिंदुस्तान ने सारे अंडे जो है ना एक टोकरी में रखे और आज हम पछता रहे हैं कि अमेरिका जिस तरीके से हमें टफ़ टाइम दे रहा है। आज की न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ये जो टैरिफ के असरात हैं और इसकी धमकियाँ हैं, इस हवाले से हिंदुस्तान को पुश कर दिया अमेरिका ने चीन की तरफ। एक तरफ तो हिंदुस्तान के अंदर ये बहस हो रही है कि हमें सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखनी चाहिए, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात चाइना के बेहतर होने चाहिए, पाकिस्तान के बारे में तो नहीं कहते, चाइना के बारे में कहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों, तो इनडायरेक्टली हम ना इसका फ़र्क तो पड़ेगा। चाइना के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं, एक तो उनकी तरफ से एक मैसेज होगा अमेरिका के लिए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में
ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन आखिरी बात यह है कि अब जबकि लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं हो रहा, वो ख़तरात यही हैं कि मोदी की सियासी साख इतनी नुकसान पहुँच चुका है उनको कि उसको दूर करने के लिए कहा जाता है कि कुछ भी मिस एडवेंचर करेगा हिंदुस्तान किसी वक्त भी, उसके लिए भी ज़ाहिर है पूरी दुनिया जो है ना वो देख रही है। लेकिन आप देख लें कि जिस तरीके से फील्ड मार्शल ने, मैं बेल्जियम में एक बात कह दूँ, उन्होंने जो बात की थी कि जी अगर हिंदुस्तान ये सब कुछ करता है तो ये नहीं हो सकता कि फिर पाकिस्तान अकेला भुगते और फिर ये लड़ाई होगी तो फिर आधी दुनिया की तबाही होगी। इन सो मैनी वर्ड्स उन्होंने कह दिया कि भाई फिर हमारे पास कोई नहीं होगा कि लास्ट रिज़ॉर्ट के तौर पे हम अपना एटम बम इस्तेमाल करें, भले उसे आधी दुनिया चली जाए, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं होगी। तो ये दुनिया इन बातों का नोटिस ले रही है, देखते हैं क्या होता है आगे। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। ये एक तो कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है बकलिहार डैम और सलाल डैम पे जो स्पिल वेज इंडिया की जानिब से खोले गए हैं और इन खतरात से कैसे निपटा जाए। साथ ही साथ एक जानिब हम स्कार्सिटी ऑफ वाटर की बात करते हैं कि जी बहुत कमी पाई जा रही है, लेकिन जब ऐसी मामलात होते हैं, बारिश का पानी हो और जो फ्लड्स आते हैं, इनसे किस तरह से फ़ायदा उठाया जाए लॉन्ग टर्म और हमारे शॉर्ट टर्म क्या इक़दाम होने चाहिए? लेकिन पहले तो मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान ने ये जो एबियंस रखा हुआ था ट्रीटी का, उसको तोड़ा है उसने। जॉनसन ने आपको पेश की जो इतला दी है, ये खुशाइंद बात है अभी। लेकिन पिछले हफ्ते के मैं आपको वो थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। पहले उसने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक फैसला किया कि जी हिंदुस्तान गलती पर है, पाकिस्तान का जौन सा मौक़िफ़ है वो ये इंडस बेसिन ट्रीटी के ऊपर जौन सा ना उसको तस्लीम किया जाता है। उसने कहा जी मैं तो मानता ही नहीं उसको। इससे पहले एक न्यूट्रल एक्सपर्ट का जौन सा फैसला था वो भी हमारे हक़ में था। ये दोनों डैम्स जिनकी आप बात करें, बगलियार इसके ऊपर जौन सा है, तो हिंदुस्तान ने मेरे ख्याल ये जौन सी सूरत हाल को देखते हो कि मैं सारी तरफ से जौन सा ना उसको इतने दबाव में आ रहा हूँ, तो कम से कम ये जौन सी इंफॉर्मेशन ये पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दी जाए। अगर उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो इंटरनेशनल जौन सी ना अरीना के ऊपर जौन सा ना उसकी जौन सी ना वो पिजराई होनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ खुशाइंद है, लेकिन इसको हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं लेना चाहिए। ये मूडी साहब का जौन सा प्रॉब्लम, जैसे भी हमारे एनालिस्ट साहब बता रहे हैं, मूडी साहब के पिछले हफ्ते ही उन्होंने जौन सा ना जनाब आपके उनके जौन से एयर चीफ है उसने कह दिया हमने 6 जहाज पाकिस्तान के गिराए हुए हैं, बगैर किसी सबूत दिए, बगैर कोई बात किया, उसके बाद बिल्कुल खामोशी ठान ली। तो हिंदुस्तान की जौन सी अप्रोच है वो स्टिक एंड कैरेट वाली होती है कि जनाब किसी को पहले डंडा दिखाओ, अगर डंडा नहीं चलता तो ये अप्रोच वो जौन सा अभी तक फॉलो कर रहा है। मैं समझता हूँ ये चीज़ अच्छी है कि कम से कम उसने थोड़ी सी सेंस उसमें प्रिवेल कर रही है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ मूडी या मूडी की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे काबिल लोग भी बैठे हुए हैं जो इसको देख रहे हैं कि इसके जो से दूरस्थ नताइज जो से वो क्या हो सकते हैं। इसके साथ जो थी चाइना में सिचुएशन डेवलप हो रही है, चाइना बहुत बड़ा डैम बना रहा है। अगर यहाँ पर ये हमारे राइट्स और एंटाइटलमेंट्स को जो सा ना इंडिया नहीं रखता मद्देनजर और इसकी जो सी ना वो नहीं करता अपना जो सा है इसको फॉलो नहीं करता जो सी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, तो फिर चाइना के लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो करे। जो सी एक ऐसी कंट्री जो सी हर चीज़ को जो सी रोनती चली जा रही है, तो वो डैम बहुत बड़ा है। उससे जो सा ना जो चीज़ समझने वाली वो है कि हिंदुस्तान पानी को कंट्रोल नहीं करता। पानी को जो कंट्रोल करता है मुल्क वो चाइना है बेसिकली, खा वो ब्रह्मपुत्रा पर हो, खा उसको कहते हैं यहाँ पर अपना हमारे जो कश्मीर या उसके ऊपर वाले मुहल्का इलाके हैं। तो चाइना इज दी जो है कार्ड जो से चाइना के पास है। तो यहाँ तक ये बात मैंने कह दी। दूसरी चीज़ जो आप पूछ रहे हैं कि जब क्या करना चाहिए, देखें हमें अपने तौर पे क्या करना चाहिए। ठीक, हाँ जी, देखें हिंदुस्तान 5000 डैम बना रहा है मौजूदा हालात में। 5000 डैम उसके पास हैं, 500 डैम करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमारी सूरत हाल ये है कि हम इंटरनल बिकरिंग करते रहते हैं सारा दिन, कभी कोई शोर कर लिया, कभी नीचे रेपेरियन जो हमारा है सिंध के साथ शुरू हो जाता है, कभी ऊपर KPK में हम शुरू हो जाते हैं। हमने कोई मरबूत फैसले नहीं किए। देखें पहला ये पानी जो सा आ रहा है उसको कहते हैं ये सतलुज के ऊपर जो सा ब्यास और सतलुज का जो पानी हमारे अंदर से गुजरेगा, कोई वजह नहीं है कि इस पानी को हम डिवर्ट करें जैसे हिंदुस्तान राजस्थान कैनाल के ऊपर करता है। हम इसको डिवर्ट कर हाकड़ा डैम के अंदर उसके अंदर हाकड़ा नहर के अंदर फेंकें जो पुराना एक हिस्टोरिकल बंद है, हज़ारों साल से चल रहा है, और उस पानी को जो सा सिंध के अंदर ले जाए। उससे ये होगा कि तबाही भी कम होगी, ये इस पानी की बचत भी हो जाएगी और इसकी जो सी ना फादियत जो सी ना वो भी हमारे लिए हम इसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। जो दूसरी जगह इंडस के ऊपर है आप देख लेंगे उसको अभी जो हम डैम्स बना रहे हैं, जो हमारे 2-3 स्ट्रक्चर चल रहे हैं, भाषा का है वो भी टाइम लेगा, उसने काफ़ी सारा वक्त लेना है। भाषा के ऊपर जो हमारा इंडस के ऊपर जो हमारा मेन इशू है कि 2 तरह के फ्लोज हैं। एक है जो सा इंडस के ऊपर आता है, हिंदुस्तान उसका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है, बाकी सारे दरिया तो मिलकर नीचे पंजनाथ के ऊपर इकट्ठे होते हैं ना। उससे पहले साथ जो सा है जो तबाही बुनेर में दूसरी जगह पूरी वो पानी सारा आ रहा है स्वात रिवर से।
स्वात रिवर से फिर आकर जो है ना काबुल में गिरता है। जो पानी अटक के नीचे हमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर इस तरह का देना पड़ेगा और जल्द से जल्द देना पड़ेगा जिसके साथ उस पानी को हम रोकें और उस पानी को हम गर्मियों में क्या ज्यादा वसाइल चाहिए जो हमारे पास उनकी कमी है कि इसी वजह से वो डैम जो वहाँ पर स्ट्रक्चर है वो बहुत सस्ता पड़ता है, यानी प्लानिंग की कमी है, फिर हम ये कह सकते हैं। हाँ जी, बस ये प्लानिंग की नहीं, ये सियासत है इसके अंदर। जहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब नुकसान हुआ है, सैलाबों से नुकसान हुआ है, लोगों की तकलीफें बढ़ी हैं, फसलों को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा है। कॉटन प्रोडक्शन जो वो कहते हैं 70% कम हो रही है, हमारी 60% कॉटन टेक्सटाइल जो है ना वो हिस्सा है एक्सपोर्ट का। तो अब डर लग रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ा जिसको कहते हैं डज लगेगी। बिल्कुल लगेगी जनाब। ये देखें जो इसमें सूरत जो सतलुज पर बन रही है, जो ये भावलपुर, ये जो सा बिहाड़ी, ये सारा जो रीजन यहाँ का मुल्तान साइड से लेफ्ट साइड के ऊपर जो सा आता है, ये कॉटन बेल्ट है हमारी। मेन कॉटन तो हम यहीं से प्रोड्यूस करते हैं ना, आगे फिर जाकर सिंध के अंदर जो ये तबाही मचाएगा। देखें एक चीज समझ लें, 80% जो सा पानी पाकिस्तान जनरेट करता है, खा वो बारिशों से जनरेट होता है या उसको कहते हैं स्नो मेल्ट से जनरेट या ऊपर से ग्लेशियर से आता है, वो पानी ये 3 महीनों में आता है, जो है ना जुलाई, अगस्त और सितंबर की 15। इस दफा सितंबर की 15 नहीं होगी, इस दफा अक्टूबर की 1 तारीख होगी। ये थोड़ा सा मामला जो है ना आगे की तरफ जाएगा। अच्छा, वो पानी को आप सेव कर जॉनसन अपनी बका पाकिस्तान की मईशत को चलाते हैं। अगर आप उस पानी को स्टोर नहीं करेंगे, खा डैमों में करें, खा छोटे डैमों में करें, खा आप उसको इतने बराजेस में करें, खा आप नीचे सेवन के पास एक बराज बना लें, आपने पानी सेव नहीं करना। हिंदुस्तान का एक मौक़िफ़ इंटरनेशनली बहुत मजबूत है, मैं तो इन सारी मीटिंग्स में जाता रहता हूँ। वो कहते हैं जी हमें गरीब मुल्क है, हमारी 1.5 अरब की जो सी पॉपुलेशन है, ये मुल्क ऐसा है, ये सारे का सारा पानी ज़ाया करता है, इसका सारा पानी जो से समुद्र में जाता है। अगर मैं कहीं डैमेज करता हूँ या बचा रहा हूँ तो ये पाकिस्तान क्यों चीखे मार रहा है? वो जो है उसका कोई मेरे पास कभी जवाब जो है ना माकूल नहीं है। कमज़ोरी हमारी अपनी है। जल्द से जल्द जो है जी आप ये जो बराजेज है इनको शुरू कर लें। उस सेवन को, सिंध को बहुत सारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा कोई भी डॉक्टर साहब बहुत सारे मुल्कों ने ये एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर को कंट्रोल किया किसी तरीके से। हमारे यहाँ कहते हैं सबसे बड़ी वजह तबाही की ये एक्सट्रीम वेदर है, जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है ऊपर। आपके ख्याल में इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या कर सकती? उसमें देखें जी मेन जो सा उसका मिटिगेशन या अडेप्टेशन मेजर होता है ना जी, वो 2 तरह के हैं। एक तो है कि जी आपकी CO2 मिशन जो सी कम हो, हमारी तो है ही नहीं, हम 135वां नंबर है पूरी दुनिया में, हम कहीं भी उस खाते में नहीं आते। दूसरी चीज़ है ग्रीनिंग ऑफ द इकोनॉमी। आपने इतना दरख्त लगाए हुए, जिन मुल्कों की आप बात कर रहे हैं जी वहाँ पर 30 to 40% कवर है। कनाडा से ले लो, अमेरिका से ले लो, इवन हिंदुस्तान 30% कवर है। मेरा कवर 5-6% भी नहीं, वो भी झूठ है। उसको जब मैं सैटेलाइट से देखता हूँ ना, उसके अंदर से सारी कटाई की हुई है। दैट इज़ वन वेरी मेजर एरिया जिसके अंदर हम अगर इन्वेस्टमेंट करें तो हमें उसका पे ऑफ हो सकता है। दूसरी चीज़ जैसे मैंने कहा, इस पानी की वैल्यू $50 अरब से ज़्यादा है, $50 अरब से। इसको सेव करें, इसको इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर, बजाय हर साल 2 के बाद हम इकट्ठे हो जाते हैं कि जनाब अब आ गए हैं, बूट हमने चढ़ा लिए हैं, हेलीकॉप्टरों के ऊपर हम फिरना शुरू कर देते हैं। ये नहीं है, ये तबाही आती रहेगी और बहुत ज्यादा तेजी के साथ आएगी। पहले ये जो से बारिशें थी जी, ये जो आते थे फ्लड्स, ये 10 साल बाद आते थे। अब हर जो ये फ्लड्स है, हर दूसरे साल आएंगे, हर दूसरे तीसरे साल के आएंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। कभी आपने सुना है कि जो सा बनेर का और जो सा ये पुंजी का, चलास का जो एरिया, यहाँ टेम्परेचर 47 डिग्री पर चले जाए? कभी हमने नहीं सुना। ये तो हम सुनते हैं नीचे सीबी के एरिया में, वहां पर टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। ये जो उनसे ऊपर ग्लेशियर लेक्स है, इसे मिटिगेट करने के लिए हमें फौरी तौर पर इकदाम करने की ज़रूरत है। इसमें अब नेग्लिजेंस हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज़ आमिर साहब। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी विच इज़ अबाउट बांग्लादेश टूर्स। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में एक नए दौर का आगाज़ हुआ इस टूर के साथ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने 13 साल बाद ढाका का तारीखी दौरा किया, जहाँ उन्होंने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और मुशीर ख़ारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन से अहम मुलाकातें की। इसके अलावा उनकी बांग्लादेश नेशनल पार्टी और साबिक़ वज़ीर आज़म बेगम खालदा ज़िया और अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान से भी मुलाकातें हुई हैं। इस दौरे के दौरान नाजरीन कई मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए, जिनमें सफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहदा भी शामिल है। नायब वज़ीर आज़म का ये दौरा न सिर्फ सफारती सतह पर हम देख रहे हैं कि इसको देखा जा रहा है, बल्कि भारत के असर व रसूख से आज़ादी के बाद पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में नए दौर का आगाज़ करार दिया जा रहा है।
इसको किस तरह एहतशाम साहब से तज्जिया लेते हैं। एहतशाम साहब, किस तरह से इस दौरे की सिग्निफिकेंस देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, ये बढ़ती हुई इंगेजमेंट्स और ये विज़िट इसहाक डार साहब का ताल्लुकात जो हैं उनको वसअत देने के लिए किन किन शोबों में हम मज़ीद इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंडिया के लेंस से भी देखिएगा एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और इंडिया ने अभी मई में ही इनका एक क्लैश हुआ है, सामने आया है, और इंडिया की बड़ी कुर्बत रही है माजी करीब में बांग्लादेश के साथ। देखिए, अब ना इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब का विज़िट है, और मेरा ख्याल है ये 13 साल के बाद हुआ बड़ा लैंडमार्क विज़िट है। इसमें बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। सबसे अहम, आपने मुख्तलिफ मीटिंग का जिक्र किया उनके चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर यूनुस से भी, फॉरेन मिनिस्टर से भी, मेरा ख्याल है जो सब, और खालिदा ज़िया जो है वो आपने देखा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनसे भी मुलाकात हुई। जो उनकी असल जो रूरल है ना वो उनकी जो स्टूडेंट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल सिटीजन पार्टी, उनके लोगों से मुलाकात इसहाक डार साहब की जो तलात आ रही बड़ी अहम हुई है। उसमें कहा जा रहा है कि रिग्रेट का इजहार किया गया कि जी हमारे ये 54 सालों में 71 की वॉर के बाद बांग्लादेश अलहदा हुआ, उसके बाद से हमारे ताल्लुकात जो ख़राब हुए, इसमें शायद बाहमी गलतियाँ थी, और साथ साथ हिंदुस्तान का भी एक बहुत ही गलत नाजायज़ इन्फ्लुएंस भी था, जो आपने देखा बीजेपी अपना ये खालिदा ज़िया की पार्टी अवामी लीग ने लिया उस पर। तो एक तो अच्छी बात है कि वहाँ पे उनको ये ख्याल आ रहा है कि जो बहुत सारे इशूज़ हैं, रिजॉल्व इशूज़ हैं जिनके बारे में बातें हो सकती हैं, वो हो भी रही हैं। अहम बात यह है कि जिस तरह पाकिस्तान ने ओपन अप किया है, आपने देखा तिजारत, सफारतकारी, मीडिया, कल्चरल एक्सचेंजेस, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने 500 स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कहा है, बाकायदा एक नाम दिया गया पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर्स, उसके तहत जो वजीफ़े दिए जाएंगे मेडिकल शोबे में भी, उसकी बड़ी अहमियत है। दूसरा जो आप सवाल पूछते हैं कि बड़ा अहम है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान में हो रहा है, हम ना इस लिहाज से भी वहाँ पे आप देख लें सफ़े मातम है, और अंदर से जो उनकी क्रिटिसिज्म हो रहा है मोदी के ऊपर कि सारे मुल्क जो है ना रीजन के हमसे दूर हो गए हैं, इंडिया वाक़अतन तना हो रहा है। अब जिस तरीके से हिंदुस्तान गुस्से का इजहार कर रहा है ना, आए दिन उनके साथ ज़्यादती होती है, और जो 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है हमना, वो 4 हिंदुस्तान की रियासतें उनमें लगती हैं बांग्लादेश के साथ। उनमें त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, वेस्ट बंगाल है और मेघालय है। यहाँ से जिस तरीके से दरअंदाजी हो रही है, और आपने देखा कि लोगों को पकड़ पकड़ के बंगालियों को मारा जा रहा है, ये एक रिएक्शन है। इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको एक अपने फॉरेन पॉलिसी का ओवरऑल हिंदुस्तान में जो समझदार लोग हैं, मैं कहते हैं रिव्यू करने की ज़रूरत है, इसका बड़ा नुकसान होगा। लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में बड़ी अहमियत है। इससे पहले आप देखेंगे बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी हैं, बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेन करना, फिर उन मुख्तलिफ हमें कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिए। तो मेरा ख्याल है बढ़ता हुआ हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हैं, और बांग्लादेश से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। आज देखते हैं दुनिया की जो मैं देख के आया हूँ, बाहर भी जाता हूँ, आगे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसके बाद डेफिनेटली वहाँ पे हुकूमत की तब्दीली होगी। उसके बाद जो बनने वाले हालात हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कि अब किस जानिब ये ऊँट जो है वो बैठेगा, करवट लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है इंडिया के साथ भी ताल्लुकात की। तो आप क्या समझते हैं कि कुछ चेंजेस आ सकती हैं आफ्टर फरवरी? देखिए, चेंजेस तो इस लिहाज से तो हम ना ज़रूर आएंगी कि अब फ्यूचर का हम दोनों मुल्क के दरमियान ताल्लुकात का जिस तरीके से हमने देखा है कि पैराडाइम शिफ्ट आ चुकी है, इसको आगे कैसे लेके जाया जा सकता है। एक चीज़ अपनी जगह तय है कि हिंदुस्तान के साथ जिस तरीके से ताल्लुकात ख़राब हुए उनके, और वो आज आप देख लें कि बांग्लादेशी अवाम समझ रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती की गई, उनके ताल्लुकात को हिंदुस्तान ने ख़राब किया, उनकी अपनी लीडरशिप का इसमें बड़ा कसूर है। तो अब बेटर सेंस तो प्रिवेल कर गई है। अब देख लें, चाहे खालिदा ज़िया की पार्टी आती है दोबारा, या कोई और पार्टी आती है, या यही स्टूडेंट बेस्ड पार्टी आती है, ज़्यादातर लग रहा है कि ये लोग दोबारा से आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, और ये जो है कि वो तो जिसको कहते हैं भूल जाना चाहिए कि अब अवामी लीग जो है ना वो दोबारा से आ सकती है, अनलेस के नए इलेक्शन हो, नई जमात आए जिसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हों, वो डिलीवर ना कर सके और उनके अंदर इख्तलाफात पैदा हों, तो शायद कुछ अरसे के बाद सूरत हाल कुछ और होगी। लेकिन आम तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरह अप्रिशिएट किया जा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में जो नया मोड़ आया, मेरा ख्याल है हमने इसमें कंसिस्टेंसी रहेगी। हमारा तिजारत, तालीम और बाकी शोबों में बहुत ज़्यादा ताउन होगा, और मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान के लिए जो इस हफ्ते में सुबह की नज़र आ रही है। बिल्कुल, हम एक कंटिन्यूटी देखेंगे। थैंक यू सो मच एहतशाम, इस पर तज़किया दिया, साथ ही रहेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और स्टोरी है उस पर हम डिस्कस करेंगे।
ویلکم بیک. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انلیگل ڈیجیٹل ٹریڈنگ بڑھنے کی صورت میں پاکستان دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں جا سکتا ہے. پاکستان اکتوبر 2022 میں FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہوا تھا. پاکستان کرپٹو کاؤنسل بھی قائم کر چکا ہے. اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 2 کروڑ پاکستانی کرپٹو کرنسی کے لین دین میں شامل ہیں، جبکہ دنیا کے 67 میں سے 90% کے قریب ممالک نے اس شعبے کو خطرات کا تجزیہ اور لائسنسنگ سسٹم نافذ کیا ہے. ٹریول رول، جس کے تحت کرپٹو لین دین میں شناختی معلومات دینا لازمی ہے، 73% ممالک میں قانون کا حصہ ہے، مگر اگر ہم 60% ابھی بھی دیکھیں ممالک ابھی تک اس پر عمل نہیں کر سکے. اب ایک طرف پاکستان میں ڈیجیٹل ایسٹس اور جو ادائیگیاں ہیں اس کا استعمال بڑھ رہا ہے. ایسے میں جو فائنانس منسٹر نے خدشہ ظاہر کیا ہے، یہ کس حد تک ری ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کیا چیلنجز ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے احتشام الحق صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ہارون شریف صاحب نے، اکانومی ایکسپرٹ ہے. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. کیسے دیکھ رہے ہیں کمپریہنسو اگر ہم لیجسلیشن کی بات کریں، کیونکہ ایک جانب ہماری حکومت بات بھی کرتی ہے، کرپٹو کے حوالے سے کام کرنے کے لیے اپنی ول بھی شو کروا چکی ہے، لیکن ابھی تک کوئی کمپریہنسو لیجسلیشن نہیں ہوئی، اور نہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان بڑے قوانین میں کوئی امینڈمنٹ کی ہے جن کا انہوں نے 2025 میں جو ایک بنایا تھا اس حوالے سے کرپٹو اور جو ہمارے ڈیجیٹل ایسٹس ہیں اس کے حوالے سے، اس میں بھی ہمیں کچھ ایسے معاملات دکھائی نہیں دے رہے. چیلنجز بیسکلی کیا ہیں ہمارے سامنے؟ جی، اگر ہم اپنا کرنٹ سٹرکچر دیکھیں ریگولیشن کا جو ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے، یہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ انٹرنل ٹرانزیکشنز کا نہیں ہے، وہ کراس کنٹری ٹرانزیکشنز کا ہے. تو جب ہم FATF کی گرے لسٹ میں تھے تو اس وقت ہم نے اسٹیٹ بینک میں ایک فائنینشیل مینجمنٹ یونٹ بنایا تھا جس کا کام تھا کہ اس کو اوورسی کرنا اور ریگولیٹری اوورسائٹ کو مضبوط کرنا. اب لیجسلیشن ایک چیز ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت کے IMF کے پروگرام کے اندر آج سے 6 برس پہلے FATF کی گرے لسٹ کو بھی لنک اپ کر دیا گیا تھا، جس پہ میں نے آبجیکشن کیا تھا اس وقت، کیونکہ میں حکومت میں تھا، کہ FATF ایک ایڈوائزری باڈی ہے، آپ اس کو کنڈیشنز میں لنک کیوں کر رہے ہیں. خیر، اینی وے، کمنگ بیک ٹو یور کوسچن، ابھی صورتحال یہ ہے کہ والیوم آف ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز اور ڈیجیٹل کرنسیز بڑھتا جا رہا ہے دنیا میں، اور پاکستان ایک بڑا ملک ہے، لوگ IT لٹریٹ ہیں، وہ چیزیں خریدتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ہمارا جو قوانین اتھارٹی بنانا از ناٹ انف، اتھارٹی کے اندر وہ صلاحیت لانا اور اس کو انڈیپینڈنس دینا کہ وہ ان ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی اوورسائٹ ایسے کر سکے کہ انٹرنیشنل اداروں کا اس کے اوپر کانفیڈنس آئے، اس کی سرٹیفیکیشن آئے. اصل چیلنج وہ ہے. ہماری اتھارٹیز عام طور پہ بیوروکریٹس یا ریٹائرڈ بیوروکریٹس کیپچر کر لیتے ہیں، لیکن اس چینجڈ ورلڈ کے اندر، ڈیجیٹل اڈیپشن کی ورلڈ میں، انفارچونیٹلی ہمارے بیوروکریٹس اس کو بالکل نہیں سمجھ پائیں گے. ٹھیک. اور احتشام صاحب، یہ بھی ایک اس حوالے سے یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جی IMF کی ایک رپورٹ بھی ہے جس میں ادارے کی جانب سے انسداد جو منی لانڈرنگ ہے اس کی کوششوں میں کچھ خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہم نا اداروں کی وارننگ تو آتی رہتی ہے. میرا خیال ہے جو اس پہ ضرور کامنٹ کریں ہارون صاحب بھی، جو میں بعد میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن پہلے کر دیتا ہوں. عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی وارننگ جو ہے نا، وہ وزیر جو ہے نا وہ اس طرح کی بات نہیں کیا کرتے. بھئی آپ تو اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان ابھی جو تیاری کر رہا ہے کہ دوبارہ ہمیں FATF میں لے جائے اور پھر ہمارے لیے گرے لسٹ کا سامنا کرنا پڑے، تو وہ اس اسٹیٹمنٹ کو وہاں کے لے جا کے بتا سکتا ہے کہ جی دیکھیں، خود ان کے فائنانس منسٹر صاحب یہ بات کر رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے یہ باتیں تو بیٹھ کے کرنی چاہیے تھی. اصل بات یہ ہے کہ ہم نہ دیکھیں، حکومت نے ان پرنسپل ایک فیصلہ کر لیا ہے، آپ نے اتھارٹی بنا رہی ہے، آپ فریم ورک کیوں نہیں بنا رہے؟ کابینہ کی منظوری بھی ابھی تک نہیں دی گئی، بھی کابینہ کی منظوری تک کروائیں، اس کے بعد پھر معاملہ جو امینڈمنٹس کرنی ہے آپ نے اسٹیٹ بینک کے لاء میں، اس کو پارلیمنٹ سے جا کے منظور کروائیں. اور پھر ٹھیک ہے، ہارون صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے، لیکن حکومتیں اونس ان پہ نہیں آتا. حکومتیں جو ہے نا وہ خود نہیں مان رہی ہوتی کہ لوگ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ڈسکریج کرتے ہیں. جب آپ ماننا شروع کر دیں کہ اس طرح کی بات ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی. میرا خیال ہے اب امریکہ کے ساتھ تعلقات ہم نے جس طریقے سے اتنے اچھے کر لیے ہیں، اب اسٹیٹ بینک کا بھی لاء اسی حوالے سے تبدیل کر لی جائے. اس بات کو بھی 4 مہینے ہو چکے ہیں. اگر کرپٹو کرنسی ہے اور پھر اس طرح کی ڈیجیٹل فائنانسنگ ہے، ٹرانزیکشن ہونی ہے، تو آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے
تو آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی خوش کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ نے ایک امریکی پاکستانی کو بھی اس کونسل کا سربراہ بھی بنا دیا ہے. تو جو اسپیٹ ورک ہونا ہے اس کو آپ اس میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو کرنا چاہیے. اب یہ کہنا ان کا کہ جی 10 سے 15% پاکستانی پاپولیشن، ہمارے وزیر خزانہ کا کہنا کہ جی وہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن میں انوالو ہیں، انلیگل ٹرانزیکشن میں انوالو ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا تو نوٹس حکومت کو لینا چاہیے نا. ہارون صاحب بھی پوائنٹ آؤٹ ہی کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتی ہیں، میں کہہ سکتا ہوں، اصل نوٹس تو حکومت نے لینا ہے. تو ہارون صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فائنانس منسٹر کا ریکارڈ بیان دینے ٹھیک تھا؟ یہ ریئل تھریٹ ہے یا کیا؟ اور یہ اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بھی جی دیکھیں، آئی ایم ایف کی جو لاسٹ ریویو تھا اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ امپلیمنٹیشن جو ہے ان قوانین کی کہ وہ کراس بارڈر جو گریڈ ٹرانزیکشنز ہیں اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جو لوگ صاحب اختیار ہوتے ہیں یا پوزیشن آف اتھارٹی میں ہوتے ہیں، جیسے فائنانس منسٹر ہے، ان کا ایک ایک لفظ مارکیٹس ریڈ کرتی ہیں. کمیونیکیشن پاکستان کی طرف سے یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس آلریڈی قوانین ہیں، ہم اس کا فریم ورک بنا رہے ہیں، لیکن ہم کوگنیسنس لیتے ہیں کہ اس کو دنیا کی چینجنگ حالات کے مطابق تیزی سے اس کو امپروو کر رہے ہیں. اگر ہم بلیم اپنے اوپر خود لے لیں گے، اس بات پہ میں اتفاق کرتا ہوں، تو پھر ہمارے جو لوگ جو اسپوائلرز ہیں ان کو پھر کچھ مواد مل جاتا ہے. لیکن میں پھر سے I'll get back to the point. دیکھیے فیوچر میں اب ہم ڈیجیٹل کرنسیز، ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کو روک تو سکتے نہیں ہیں پوری دنیا میں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں وچ ہنٹ کی بجائے ایک ایسا فیسیلیٹیٹیو ریگولیشن بنانا ہے، کیونکہ یہ جو ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈڈ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، یہ کوئی کیش کی موومنٹ نہیں ہوتی، یہ الیکٹرانز موو کرتے ہیں. اس کی اوور سائٹ بنانے کے لیے پاکستان کو ورلڈ کلاس ایکسپرٹ ریگولیٹرز چاہیے جو دنیا میں یہ کام کر چکے ہوں. یورپین یونین میں لوگوں نے کام کیا ہے، چین میں بے تحاشا کام ہوا ہے، تاکہ مارکیٹس کو کانفیڈنس آئے کہ یہ جو ہم لین دین کر رہے ہیں کل کو اس کے اوپر کوئی انٹروگیشن یا انویسٹیگیشن نہیں شروع ہو جائے گی. اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے. اگر آپ سیریز آف سٹیٹمنٹس دیکھیے ہمارے وزراء کی، تو انہوں نے پہلے کہا کہ بہت سے لوگ پورٹگال میں پیسٹس نکال کے لے گئے ہیں، پھر ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ ہزاروں لوگ جو ہیں اس وقت کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے، ابھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی. تو آئی تھنک اس کو پالیٹکس کو اس سے انسولیٹ کرنا چاہیے، اور پوائنٹ سکورنگ کی بجائے یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اور پاکستان اس کے اوپر ایک ایسا فریم ورک بنانا ہے جس پہ مارکیٹس اعتبار کر پائیں، واضح فریم ورک کے ساتھ ایگزیکٹلی آنا چاہیے. اور دوسرا ایک چیز آمنہ اگر میں اور پوچھ لوں اپنا ہارون صاحب، یہ دیکھیں جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ 3 ٹریلین ڈالر جو ہے نا وہ کرپٹو کرنسی کا کاروبار اس وقت ہو رہا ہے. میرا سوال آپ سے کہ پوری دنیا جو یہ پیرلل اکانومی کے طور پہ، بینکنگ کے طور پہ یہ کام کرے گا تو یہ دنیا کی گلوبل فائنینشیل مارکیٹ کو ہلا کر نہیں رکھ دے گا اگر سارے ملک اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ جی دیکھیے اس وقت ہر طرح کا گلوبل فائنینشیل آرکیٹیکچر جو ہے وہ تھریٹن ہو رہا ہے. آپ نے آلریڈی ٹریڈ کا آرکیٹیکچر دیکھ لیا جس کو تھریٹن کر ملٹی لیٹرل سے بائی لیٹرل ڈکٹیٹس پر دنیا لے گئی ہے. اسی طرح بہت سے ممالک ڈالر کو چیلنج کر رہے ہیں ایز اے ٹاپ ہارڈ کرنسی. یہ ایک ٹرانزیشن ہے جس کو اب روکنا مشکل ہے. آج ہم کر رہے ہیں، کل کو اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریگولیٹ کرے گی، لیکن اس کو جتنی جلدی اڈیپٹ کے سیف گارڈز لے لیں ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہمارے جیسے کو ٹول یوز کیا جاتا ہے دنیا میں کہ جی یہاں پہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، چاہے باقی بھی یہ کر رہی تو ہمیں تو ہونا پڑتا ہے. بالکل ٹائم لیکن کرنا چاہیے. جی اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے، ہمیں ایک تو پبلک اس کے اوپر کمیونیکیشن کوئی نہیں، آپ ہر بندے بات کریں کی سمجھ بہت کم ہے، تو ہمیں پبلک کمیونیکیشن اسپینڈ کرنا. ایس پی جیسے اداروں کو پبلک اویئرنیس میں آنا چاہیے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ریگولیٹری جو ریجن کے ریگولیٹرز ہیں ان کی کوارڈینیشن بہت ضروری، خاص طور پہ جن کنسٹیچوئنسیز میں الیکٹرانک منی کی موومنٹ زیادہ ہے. ہانگ کانگ ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، دبئی ہے، سو آپ ایک کوآرڈینیٹڈ میکنزم بنائیے. یہ خالی کرپٹو کاؤنسل بنانا میرے حساب سے حل
नहीं है। ये काफ़ी नहीं है। थैंक यू सो मच हारून शरीफ साहब इस पर अपना टेक देने के लिए। तो शाम साहब आपके अदा करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और स्टोरी उस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ऑनलाइन गेम्स के नाम पर अरबों रुपए का जुआ खेला जा रहा है, लेकिन अब ये गैम्बलिंग ऐप्स नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के रडार पर आ चुकी है, जिसने 46 ऐप्स को गैर कानूनी करार देकर उनकी फहरिस्त जारी कर दी है। ये ऐप्स शहरियों का ज़ाती डेटा भी चोरी करती थी। एजेंसी के मुताबिक ये ऐप्स नौजवानों को जुए की तरफ राग़िब करने के लिए यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेती थी। इसी सिलसिले में हमने देखा कि मारूफ यूट्यूबर की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनके बारे में इंकशाफ हुआ है कि वो सिर्फ एक प्रमोशन के 10 से 20 हज़ार डॉलर लेकर नौजवानों को इन ऐप्स के जाल में फंसा रहे थे। अब ये जो मामला चल रहे हैं, इस हवाले से हमारे लॉज क्या कहते हैं और इन लॉज पे इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक है, क्या ये लॉज एक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि अभी जो हालिया वाक़या हुआ है उसकी मत में अगर हम देखें तो क्या मामलात हैं। इसी पर बात करने के लिए लीगल एक्सपर्ट हमाद रुहेला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनका तज्जिया भी लेते हैं और कानूनी राय भी लेते हैं। हमाद, क्या देख रहे हैं आप इस हवाले से, जो गैम्बलिंग ऐप्स है इसका अब ये केस सामने आना, इसके बाद हमें हो सकता है इन कवानीन का कुछ आइडिया हो कि चलें कानून मौजूद है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन ये कानून है क्या इसका इस वक्त इस्तेमाल पाकिस्तान में किस हद तक हो रहा है और मुश्किलात क्या हैं? देखिए, ये जो गैम्बलिंग का इशू है ये हमें सिर्फ और सिर्फ कानूनी मसला है। ये हमेशा से एक समाजी बुराई भी समझी जाती है, एक मजहबी मसला भी समझा जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा माशरा भी इस मामले में बहुत सेंसिटिव होता है। यहाँ तक कि जो अभी खबर आपने बताई है कि 46 ऐप्स को बैन कर दिया गया है NCCIA की तरफ से, उस पर भी सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रही हमारी आवाम, और ये बात करती है और ये सवाल करती दिखाई दे रही है कि ऐसे बैन का क्या फायदा जिसको बाईपास किया जा सके। तो पहले मैं आपकी इजाजत से इस बात को एड्रेस कर लूं, उसके बाद कवानीन की तरफ आता हूं। देखिए, कानून साजी जो भी की जाती है या एग्जीक्यूटिव एक्शन जो लिए जाते हैं, उनका मकसद ये होता है कि माशरे को क्राइम रेजिस्टेंस बनाया जा सके, उसमें क्राइम रेजिस्टेंस पैदा की जा सके। क्राइम प्रूफिंग नहीं की जा सकती कभी भी। आप इसकी मिसाल ऐसे है कि कत्ल के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कानून तोड़ा जाता है, कत्ल किया जाता है। आए दिन ऐसे वाकयात होते रहते हैं। अगर हमें लगता है कि ये हमारी कोई खास इसके अंदर हमारा कोई फेलियर है या हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी प्रॉपर काम नहीं करी, तो आप बाकी दुनिया में देख लीजिए, वहां पर भी जराइम होते रहते हैं। ये एग्जीक्यूटिव एक्शन जो किया गया है ये काबिल तारीफ है, इसको सराहना। ये एक पहला कदम है। माशरे को प्रोटेक्ट करना एक ऑन गोइंग अमल है। अगर हमें लगता है कि ये वाहिद अमल किया गया है और यही आखिरी मंजिल है, इसको हमें गलत लगता है, इसके ऊपर मजीद करने चाहिए कि आगे हम क्या कदम उठा रहे हैं। 1961 में ही स्पेशल लॉज हमारे सामने आ गए थे, जिसको 1977 के एंटी गैम्बलिंग एक्ट से रिप्लेस किया गया। उसके बाद हमने देखा कि प्रोविंशियल लेवल पे भी इस सिलसिले में कानून साजी की गई। इस कानून के अंदर ये बात बहुत वाज़ेह कर दी गई कि तमाम बेटिंग एक्टिविटीज, तमाम गैम्बलिंग गैर कानूनी की गई हैं, और बड़ा क्लियरली बताया गया है कि कोई भी शख्स ऐसी गैम्बलिंग एस्टैब्लिशमेंट अगर ऑपरेट कर रहा है या उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या पब्लिकली ऐसी कोई एक्टिविटीज कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मसला हमने ये आया कि जब ऑनलाइन एक्टिविटीज हमारे सामने शुरू हो गई, इंटरनेट आ गया, तो हमारा ये मौजूदा कानून जो 1977 इसको केटर नहीं करता था। अभी भी हम जिस वाक़े का किया रहे हैं कि हमारे नाफिज करने वाले इदारे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का सहारा ले रहे हैं, खासतौर उसकी 13 और के अंदर ऑनलाइन फॉर्जरी, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड का जिक्र किया गया है। यहाँ ये चाहिए ऑनलाइन गैम्बलिंग डायरेक्टली मेंशन नहीं है हमारे कानून में, ये सब मौजूद है और हमारे कानून साजों को अमेंडमेंट ले तो 1977 के कानून को अपडेट करें या पैका के अंदर ही अमेंडमेंट लेकर आए जो इस चीज को डायरेक्टली करे। कानून के तहत जो प्रोविजन है 37, उसके तहत इनको PTA को और NCCI को भी ये इख्तियार दिया गया है कि वो एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर सकती हैं, जिसका मैंने जिक्र किया कि वो कोशिश इस तरफ की जा रही है। इस गैम्बलिंग इशू के सिक्के का एक और रुख भी है, हम ये समझना चाहिए, क्योंकि गैम्बलिंग इटसेल्फ गैर कानूनी है, तो अगर आप इससे जीत भी जाते हैं तो वो जीती हुई रकम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तस्वुर होगी। तो वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जब भी सरहद से बाहर जाएगी तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट को भी अट्रैक्ट कर सकती है। आने वाले वक्त में ये कहा जा सकता है कि हमें लगता है ऐसा कि इस जो ऑनगोइंग केस चल रहा है इसके अंदर भी हम देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग लॉज की भी प्रोविजन को शायद ऐड किया जाए। ये तो करंट सिचुएशन हो गई। अब इदारों को इन लॉज को इंप्लीमेंट करने में भी कई मसाइल हैं।
سب سے پہلا مسئلہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا قانون پرانا ہے, اس کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا, ہمیں دوسرے قانون سے پروویژنز بیگ اینڈ بورو کرنی پڑ رہی ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کو ہمیں درست کرنا چاہیے. دوسرا جورسڈکشن کا بہت بڑا معاملہ ہے, اپلیکیشن کے جو سرورز ہیں وہ مختلف ممالک میں موجود ہیں, پاکستان سے مختلف ممالک ہیں جہاں پر ہمارا قانون نافذ کرنے والے ادارے چاہ کر بھی اپنے قانون نافذ نہیں کر سکتے. ملک کے اندر کی بات کی جائے تو اس ایشو میں کیونکہ بہت ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں تو لہٰذا مختلف اداروں کو کام کرنا پڑتا ہے, جس میں پی ٹی اے ہے, ایس آئی اے ہے, اسٹیٹ بینک ہو سکتا ہے, اور اب جو نئی اتھارٹی بنائی گئی ہے ڈیجیٹل ایسٹ اتھارٹی, اس کو بھی کام کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس میں کمیونیکیشن گیپس آ سکتے ہیں, کوآرڈینیشن گیپس آ سکتے ہیں, ان سلسلوں کو سامنے رکھنا چاہیے, ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. پھر اس کے ٹیکنالوجی کا, جیسے میں نے وی پی این کا عرض کیا, یہ تو وہ ایشوز ہیں جو بدلتے وقت کے ساتھ ہمارے اداروں کو سامنے آ رہے ہیں. کچھ ایشوز ایسے بھی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اپنی وجہ سے سامنے آئے ہیں. 2018 کا ایک سرکولر ہے جو اسٹیٹ بینک نے جاری کیا تھا, جس پہ میں آپ کے پروگرام سے آپ کے توسط سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں. اس میں کہا گیا ہے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو منع کیا گیا کرپٹو کرنسی کے اندر, ڈیجیٹل کرنسی کے اندر ڈیل نہیں کرے گا. اس کا نتیجہ گیمبلنگ ایشوز میں یہ ہوا ہے کہ جو ایپلیکیشن ڈیجیٹل ایکسیپٹ کرتی ہیں ان ایپلیکیشنز کو مانیٹر نہیں کیا جا سکتا زیادہ ایفیشینٹلی, اسٹیٹ بینک ان کو مانیٹر نہیں کر سکتا. تو یہ ایشو سامنے, کے علاوہ ہم نے ابھی دیکھا ہے حال ہی میں کہ سروگیٹ ایڈورٹائزمنٹ سامنے آ رہے ہیں کہ جو گیمبلنگ ایپلیکیشنز ہیں وہ اپنا فرنٹ کریٹ کر کے ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے عام آدمی کنفیوز ہو رہا ہے کیا آیا یہ غیر قانونی ہے یا نہیں. پہلی بات کر دوں کہ ایکسکیوز یہ نہیں لیا جا سکتا کہ ہمیں قانون کا علم نہیں تھا, لیکن یہ قانون کا علمی اور آپ کی نیت کا نہ ہونا ایک میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ضرور ہیں جو عدالت کے سامنے آئیں گے, اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید عدالت اس چیز کو کنسیڈر کر کے کوئی نہ کوئی اپنے کسی نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے ان معاملات میں. اس کے علاوہ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کو بتائیں کہ جو صارفین ان ایپلیکیشن کے صارفین ہیں ان کا ڈیٹا جس کی طرف آپ نے ذکر کیا ہے وہ ایٹ رسک ہے. اس کے علاوہ یہ جو ایپلیکیشن ہیں یہ بہت زیادہ فراڈ کی نیت سے آتی ہیں. یہ یا تو آپ کا ڈپازٹ ہی لے کر غائب ہو جاتی ہیں, یا اگر غائب نہیں ہوتی تو الگوریدمز اور ایسے آڈ مینیپولیٹ کرتی ہیں آپ کے خلاف کہ آپ وہاں پر جیت نہیں سکتے, اور اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں تو آپ کو پے آؤٹس نہیں ملتے, آپ کو پے آؤٹس کو کلیئر نہیں کیا جاتا. آپ کے ڈیٹا جو کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا از دا نیو کنگ, اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا. آپ کی بینکنگ ٹرانزیکشن اگر ایسی ایپس کے ساتھ کی جائے گی تو آپ کے بینک اکاؤنٹ کو فریز کیا جا سکتا ہے. بہت سے خطرات یعنی اس کے ساتھ موجود ہیں, لیکن سب سے پہلے تو ہمیں اس لاء کے حوالے سے لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا بہت ضروری تھا کہ جو لاز ہیں وہ کس طرح سے کام کریں, کیونکہ لوگ شاید اس چیز سے اویئر ہی نہیں ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا, قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ابھی لاسٹ میں جو بات کی کہ کن کن خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, بالکل صحیح. حماد روہیلا, اس حوالے سے جو خطرات ہیں اور جو چیلنجز ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اس پر بات کرتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کریں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ہم کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.